जय हिंद। तो हम लोग शुरू किए थे पहला चैप्टर केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ये दूसरा इसका पार्ट 2 है, याद रखिएगा। यहाँ से आज क्वेश्चन छोड़े थे 21 नंबर से। आज हम लोग 21 नंबर से आज फाइनल वीडियो देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद जो है लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन पर, प्रश्न नंबर 21 पर। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया है। अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, सबसे पहले ये समझिए कि अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए अपघटन अभिक्रिया कहते हैं वैसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए इसमें जो है सबसे पहले एक पदार्थ टूटेगा और एक से अधिक यानी दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे गौर से और देखेंगे कि इसमें अपघटन अभिक्रिया कौन है। तो सबसे पहला ऑप्शन है CaCO3, ठीक है, और यहाँ टूट रहा है CaO और CO2 में, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर जो है KCiO3 और यहाँ पर KCi और O2, ठीक है, और यहाँ H2 + Cl2। अब सॉरी, यहाँ क्वेश्चन का अपघटन अभिक्रिया नहीं है, तो यहाँ देखिए कौन नहीं है। तो आप याद रखिएगा ये तो एक अपघटन अभिक्रिया है, ये भी एक अपघटन अभिक्रिया है, लेकिन कौन नहीं है। तो इसमें दो पदार्थ मिलकर एक का निर्माण कर रहा है, तो ये अपघटन अभिक्रिया नहीं है, अपघटन अभिक्रिया नहीं है। मानव शरीर में भोजन का पचना, तो याद रखिएगा मानव शरीर में भोजन का पचना भी एक अपघटन अभिक्रिया है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल है अगला सवाल है कि रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं पहले समझिए। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं ये समझिए। सबसे पहले याद रखिएगा जिसमें उपचयन और अपचयन साथ साथ होता है, उसे जो है रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जब वैसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन एक साथ होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले समझिए उपचयन क्या होता है। तो उपचयन समझने के लिए समझिए उपचयन क्या होता है। तो याद रखिएगा इसमें जो है ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, इसमें जो है ह्रास होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, उसे उपचयन कहते हैं। और अपचयन किसे कहते हैं। तो अपचयन वह अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का योग होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है और इलेक्ट्रॉन उसमें जो है आकर जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगर ये दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो रही है, यानी ऑक्सीजन निकल रहा है फिर जाकर दूसरे में जुड़ रहा है, चाहे हाइड्रोजन कहीं से निकल रहा है दूसरे में जाकर जुड़ रहा है, चाहे कहीं से ऑक्सीजन निकले या हाइड्रोजन जुड़े, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। उस प्रकार की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें देखिए कौन है रेडॉक्स अभिक्रिया, समझिए गौर से। तो कह रहा है CaCO3, ये तो टूट है, ये तो वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, ये नहीं है। रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है, इसमें जो है दो पदार्थ मिलकर एक का निर्माण कर रहा है, तो ये आपका संयोजन अभिक्रिया है, तो ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है, देखिए तीसरा ऑप्शन पर चौथा ऑप्शन देखिए कह रहा है NaOH और यहाँ है HCl। अब NaCl बना रहा है और HOH मिलकर आप याद रखिएगा यहाँ पर जल बना रहा है, ठीक है। तो ये तो आपका जो है ये जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया है, तो बच गया हमारा थर्ड वाला। तो ये C जो होगा ये आप याद रखिएगा ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसमें से ऑक्सीजन निकल जा रहा है और ये कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, और ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, तो यहाँ पर जल का निर्माण हो रहा है। तो ये अभिक्रिया आपको याद रखना है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए पहले पढ़ते हैं अगला सवाल क्या है। कह रहा है रासायनिक, कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है। दहन अभिक्रिया,
तो सबसे पहले समझिए दहन क्या होता है। तो दहन का मतलब होता है किसी चीज को जलाना। दहन अभिक्रिया का मतलब क्या है, तो जब कोई चीज जलता है तो उसे दहन अभिक्रिया कहते हैं। तो दहन अभिक्रिया इसमें कौन है, तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है जल का उबलना, दूसरा है मोम का पिघलना, तीसरा है पेट्रोल का जलना और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले आप याद रखिएगा दहन अभिक्रिया क्या होता है। तो दहन अभिक्रिया कहते हैं वैसी अभिक्रिया जो जलता है उसको दहन अभिक्रिया कहते हैं। तो जल का उबलना आप याद रखिएगा ये दहन अभिक्रिया नहीं है, जल का उबलना दहन अभिक्रिया नहीं है। दूसरा ऑप्शन है मोम का पिघलना, तो मोम का पिघलना भी एक दहन अभिक्रिया नहीं है। जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेट्रोल का जलना। पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। अपचयन, संक्षारण, उपचयन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, O2 जुड़ रहा है, यानी O2 गैस अगर जुड़ रहा है तो उस अभिक्रिया को कहते हैं उपचयन। क्या बोलते हैं, उपचयन। अपचयन में क्या होता है, तो हाइड्रोजन जुड़ता है, याद रखिएगा। और उपचयन में क्या जुड़ता है, तो ऑक्सीजन जुड़ता है। आप याद रखिएगा उपचयन का दूसरा नाम क्या है, तो इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ये ध्यान रखना है कि उपचयन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं और अपचयन को अवकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। अवकरण अभिक्रिया आपको ध्यान रखना है, उपचयन, ऑक्सीकरण, अवकरण, अपचयन, अवकरण, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपचयन, यानी ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा यहाँ से मिस्टेक हो गया है। किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, तो अभी बताएं। अगर किसी यौगिक से हाइड्रोजन निकल रहा है, सुन लीजिए, अगर किसी यौगिक से हाइड्रोजन निकल रहा है तो उसको कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। याद रखिएगा उसको कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन में अभी बताए हैं पीछे थोड़ा सा, उपचयन में क्या होता है, तो ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ऑक्सीजन, हालांकि हाइड्रोजन को ऐसे लिखना चाहिए, तो ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल आप लोग का आंसर फटाफट इसका आंसर दीजिए। किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है जो कहलाती है, क्या कहलाती है। यानी कह रहा है सवाल में किसी वस्तु को जलाने के लिए कितना ताप, जो न्यूनतम ताप दिया जाता है उस ताप को क्या कहते हैं। सवाल देखिए गौर से और इसका आंसर दीजिए। प्रज्वलन ताप, ज्वलन ताप, दहन ताप या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप याद रखिएगा किसी भी वस्तु को जब हम जलाते हैं, दुनिया का कोई भी वस्तु जब जलता है, ठीक है, और जितना ताप पर, जैसे मान लीजिए कलम है, जितना ताप पर ये वस्तु जलेगा, जितना ताप पर ये जलना शुरू हो जाएगा वह उसका कहलाता है ज्वलन ताप, वह उसका कहलाता है ज्वलन ताप। जितना ताप पर कोई वस्तु जलना शुरू करेगा उसे कहते हैं ज्वलन ताप। जैसे समझ लीजिए हमारे पास तो कागज उगज है नहीं, जैसे समझ लीजिए ये है, अगर इस प्लास्टिक को जलाने के लिए जितना ताप देंगे, इसको जलाने के लिए कुछ ज्यादा ताप देंगे, इसको जलाने के लिए कुछ कम ताप देंगे, तो प्लास्टिक को जलाने के लिए जितना ताप दिया जाएगा वह उसका कहलाएगा ज्वलन ताप। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगला सवाल पर चलते हैं। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है और ये कंफ्यूज करने वाला है। बिहार बोर्ड के एग्जाम में हो सकता है ये क्वेश्चन जो है पूछ दे, अब की बार के एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
याद रखिएगा। ये जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार इसको पढ़िए और इसका आंसर फटाफट दीजिए कमेंट सेक्शन में, इसका जो आंसर लिखिए। चलिए देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स है, को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तो उस एक्स का नाम बताइए कि उसका नाम क्या है, कहते क्या है। तो सबसे पहले समझिए कि उसका नाम क्या है, कहते क्या है, समझिए। तो देखिए पर एक भूरे रंग का चमकदार तत्व, तो ये बताइए कि भूरा रंग किसका होता है, भूरा रंग किसका होता है, तो भूरा रंग होता है कॉपर का, ठीक है। और याद रखिएगा यही कॉपर है, सुन लीजिए, यही कॉपर है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये काले रंग का हो जाता है, यानी CuO बनता है, और ये CuO का रंग होता है काला। इससे पिछले वाला वीडियो में ये बताए थे कि CuO का रंग कैसा होता है, आप याद रखिएगा काला होता है। CuO का रंग कैसा होता है, काला होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, यानी काला हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला सवाल देखिए। चलिए पढ़िए और इसका आंसर दीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और पढ़कर इसका आंसर दीजिए फटाफट। चलिए कह रहा है सवाल में, देखिए सवाल क्या कह रहा है समझिए। सवाल कह रहा है Na2SO4, Na2SO4 और यहाँ है बेरियम क्लोराइड, ठीक है, बेरियम क्लोराइड, और यहाँ बना है BaSO4। कहने का मतलब है, पहले सवाल समझिए, ये Na2SO4 है जिसको सोडियम सल्फेट पढ़ते हैं, इसको याद रखिएगा, इसको सोडियम सल्फेट पढ़ते हैं, Na2SO4, Na2SO4 याद रखिएगा, इसको सोडियम सल्फेट पढ़ते हैं। जब इसको दोनों को, जब ये दोनों एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा, यानी जब इसको जलीय विलयन में जब डालेंगे तो ये अपने आयन में टूटेगा। Na2 जो होगा Na, तो ये प्लस में टूटेगा और SO4 2 माइनस में टूटेगा। उसी तरह से बेरियम क्लोराइड जो होगा, बेरियम क्लोराइड वो Ba2 प्लस और ये Cl माइनस में टूटेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेगा, एक बार Na जो है, एक बार Na क्या किया है, एक बार Na जो है इस सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लिया है और ये बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर लिया है, लेकिन अब की बार क्या करेगा, जब इन दोनों को आपस में जब डालेंगे तो ये Na अब इसका सबसे बेस्ट जो फ्रेंड होता है वो होता है क्लोरीन। सोडियम का बेस्ट दोस्त कौन होता है, क्लोरीन आंटी होती है, याद रखिएगा क्लोरीन आंटी। और ये जो है सोडियम जो है Na जो प्लस है ये सोडियम क्लोराइड बना लेगा, और वह जो बेरियम सल्फेट है वो बेरियम सल्फेट के साथ मिलकर BaSO4 बना लेगा, ठीक है। और इसमें क्या हुआ है, तो अपने आयनों का आदान प्रदान किए हैं, याद रखिएगा, अपने आयनों का आदान प्रदान किए हैं, तो ये अपने आयनों के आदान प्रदान से बने हैं, तो ऐसे यौगिक को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, याद रखिएगा, कुछ बात आप याद रखिएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत, द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत एक और अभिक्रिया आती है जिसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, याद रखिएगा, इसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ये याद रखिएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है समझिए। अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं वैसी अभिक्रिया जिसमें जो है, ठीक है, जिसमें उत्पाद के साथ साथ अवक्षेप का निर्माण होता है, वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ समझिए अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है, अवक्षेप बनता है, और ये जो अवक्षेप होता है ये जल में, याद रखिएगा, ये जल में क्या होता है, अविलय होता है, ये जल में अविलय होता है, ये जल में घुलनशील नहीं होता है, अघुलनशील होता है। आपको क्या याद रखना है, ये जल में अघुलनशील होता है, ये जल में अघुलनशील होता है, ठीक है।
और इसके बारे में याद रखिएगा, यहाँ पर जो क्या इन दोनों में अवक्षेप कौन बन रहा है और ये क्या होता है जो अघुलनशील होता है, इसके बारे में याद रखिएगा। ये ठोस होता है जिसको इंग्लिश में लिखते हैं सॉलिड, इंग्लिश में भी लिखते हैं उसको सॉलिड लिखते हैं, ये आप याद रखिएगा, ठोस को सॉलिड से लिखते हैं। अब यहाँ पर जो अवक्षेप बन रहा है वह कौन सा अवक्षेप बन रहा है, तो आपको याद रखना है बेरियम सल्फेट, ये एक अवक्षेप है। बेरियम सल्फेट क्या है, एक अवक्षेप है। और इस बेरियम सल्फेट का रंग कभी कभी पूछ देता है, तो इसका रंग आपको याद रखना है, इसका रंग होता है व्हाइट कलर का, जिसको जो है शुद्ध हिंदी में बोलते हैं श्वेत, तो शुद्ध हिंदी में श्वेत बोलते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि सवाल ज्यादा है और टाइम वीडियो शॉर्ट में बनाना है। अगला सवाल है जिंक और कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब यहाँ पर ZnSO4 और कॉपर अलग हो गया है, तो कौन सी अभिक्रिया थी, अभिक्रिया आपको बताए हैं। जिंक क्या किया है, कॉपर को विस्थापित कर जिंक सल्फेट बना लिया है और कॉपर को यहाँ से लात मार के बाहर निकाल दिया है। तो आपको बताए थे, फर्स्ट वीडियो को नहीं देखें तो जाकर देखिएगा, फर्स्ट वीडियो में आपको बताए थे कि जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होता है वह कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, और उस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। आपको याद रखना है कि इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसको कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप ये ध्यान में रखिएगा, इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। आप याद रखिएगा ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का कभी कभी एग्जाम में रंग पूछ देता है, तो इसका रंग होता है नीला कलर का, ऐसे याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट से नीली आंखें। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, कोबाल्ट सी गुलाबी होंठ। ठीक है, उस तरह से आप याद रख सकते हैं। कभी आप हमारे ऑफलाइन बैच में जुड़िएगा तो आपको ये बहुत अच्छा सा ट्रिक के साथ बताया जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पे जो है उतना ज्यादा नहीं बता सकते हैं कुछ बातें। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है कार्बन है और कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। और कह रहा है ये उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, विस्थापन है, वियोजन है, संयोजन है या क्या है। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, तो ज्यादा ताकतवर कम को विस्थापित कर देगा, ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से हटा देगा, रिमूव कर देगा। वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थ का निर्माण करेगा। संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा, तो दो पदार्थ मिलकर केवल एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ तो देखिए, यहाँ पर एक पदार्थ ये हो गया, एक पदार्थ ये हो गया, दोनों मिलकर जो है एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो इस अभिक्रिया को कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। आप ध्यान रखिएगा, इसको संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए अगला सवाल है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड ये जो है याद रखिएगा, इसको जो है कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में, इसे जो है बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। याद रखिएगा, इसे बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। और जब इस बिना बुझा हुआ चूना में हम क्या डाल देते हैं, जल डाल देते हैं, तो चूना बुझ जाता है। तो कह रहा है कि उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है, ये कैसी अभिक्रिया है, तो बताइए। आप अगर पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि ये जो है क्या होता है कि जब बिना बुझा हुआ चूना में यानी CaO में जब हम जल डालते हैं तो ये बुझ जाता है चूना, और यहाँ बनाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, और साथ ही साथ बहुत सारा जो है उष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो
तो इस अभिक्रिया को कहते हैं हम लोग ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। और साथ ही साथ यहाँ दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो इसे कहते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। तो हमारा सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया नहीं होगा, संयोजन अभिक्रिया होगा। आप याद रखिएगा चूना के बारे में। अब ये जो चूना बुझ गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको अगर कुछ दिन छोड़ दिया जाएगा, अगर जब जैसा ही अगर मान लीजिए इसका उपयोग किया जाता है दीवारों पर सफेदी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और इसको छोड़ दिया जाएगा 2-3 दिन के बाद देखिएगा, तो जब हम पेंट इसको करते हैं तो उस वक्त लाइट नहीं आता है, कुछ देर के बाद लाइट आता है। तो कारण क्या है कि ये जो चूना होता है ये जो चूना होता है अब क्या करता है, 2-3 दिन छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया करके बना लेता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। याद रखिएगा CaCO3 बनाता है और साथ ही बनाता है H2O, जो ये गैस के रूप में ये उड़ जाता है, ये भाप बन के उड़ जाता है। ये जो CaCO3 होता है ये बन जाता है चूना पत्थर। ये चूना पत्थर का सूत्र होता है, आप ध्यान दीजिएगा, ये इसी को बोलते हैं संगमरमर। पिछला वाला वीडियो में भी बताए थे, आप अगर ध्यान दिए होंगे तो जरूर याद होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा ये CaCO3 है, जिसको चूना पत्थर बोला जाता है। चूना पत्थर क्यों? क्योंकि ये बन गया चूना से, तो इसलिए इसको चूना पत्थर कहा जाता है। चूना पत्थर आपको याद रखना है। यह संगमरमर का सूत्र, खड़िया का सूत्र यही होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर आप लोग बताइए। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊष्मा के द्वारा कराई गई अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ताप के द्वारा कराई गई अभिक्रिया को कहते हैं तापीय वियोजन अभिक्रिया। आणविक वियोजन अभिक्रिया तो खैर आपकी किताब में दिया नहीं है, तो चलते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए एक और है, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे कहते हैं। देखिए जिन अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है, यानी उसमें और ऊर्जा सूखता है, देहाती भाषा में समझिए ऊर्जा सोख लेता है, उसको कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और जिस जिस अभिक्रिया को कराते हैं और उसमें से ऊर्जा निकल रहा है उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कभी कभी अगर आपसे एग्जाम में पूछ देगा ऊष्माक्षेपी का उदाहरण बताइए, तो आप बताइएगा क्या, सबसे पहले कोयले का दहन। कोयले का दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। या और आप बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं CH4 मीथेन प्राकृतिक गैस का दहन। या आप याद रखिएगा श्वसन, श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। या और आप बता सकते हैं साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पर। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, अभी पीछे बताए हैं कि जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे विस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए चलते हैं अगला सवाल पर। अगला सवाल है, कह रहा है जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं आपको बताना है, संयोजन, संचयन, संक्षारण या इनमें से कोई नहीं। आप याद रखिए अगर कोई भी धातु है अब अपने आसपास, चाहे उसको अम्ल मिल जाए चाहे नमी मिल जाए, और ऑक्सीजन गैस तो मिलबे करेगा, उसके संपर्क में आएगा तो वह जो है उस अम्ल से, आर्द्रता से अभिक्रिया करके संक्षारित होने लगती है, यानी अवांछनीय पदार्थ का निर्माण कर देती है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं संक्षारण। याद रखिएगा इसको संक्षारण कहा जाता है।
जैसे संक्षारण का एग्जाम्पल पूछेगा कि एक संक्षारण के उदाहरण दीजिए, सब्जेक्टिव भी बन सकता है, तो लिखिएगा लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। आप ये लिख सकते हैं चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, चांदी के ऊपर तांबा के ऊपर हरा परत चढ़ना। ये जो है सब जो है संक्षारण का उदाहरण है। अगला सवाल देखिए, पर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो इसको कहेंगे अपचयन। ये पीछे बता चुके हैं। इस पर अगला सवाल देखिए, अवक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार का लवण का निर्माण होता है? अभी बताए हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया में आपको याद रखना है कि अविलय लवण का निर्माण होता है। अविलय लवण का, अघुलनशील या अविलय लवण का निर्माण होता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है लेड, ये पीबी याद रखिएगा, पीबी से लेड कहते हैं। पीबी का मतलब होता है लेड, हिंदी में कहते हैं शीशा, हिंदी में कहते हैं इसको शीशा कहते हैं, ठीक है। लेड जो है कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया करके PbCl2 यानी लेड क्लोराइड बना रहा है और कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया। सीधे देखकर आप बता सकते हैं कि ये जो है एक विस्थापन अभिक्रिया है। अगला सवाल देखिए, चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है। तो आप याद रखिएगा, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है धीमी। और जो चिप्स की थैली होती है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे तो याद रखिएगा, चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ये नाइट्रोजन गैस एक क्या है? निष्क्रिय गैस है, जो है खाद्य पदार्थ या तैलीय पदार्थों से अभिक्रिया नहीं करता है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें से जो गैस निकलेगी उसका नाम है, चलिए पहले देख लीजिए, जिंक क्या होता है? तो जस्ता। और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र आपको याद रखना है H2SO4। जब अभिक्रिया कराएंगे तो ZnSO4 होगा और साथ में हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। तो कौन सी गैस निकलती है? तो सीधे दिख रहा है कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी। पीछे भी बताए हैं। लास्ट क्वेश्चन है। आज के इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।